आज है 5 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज बाजार पूरे दिन दबाव में रहा और आखिर में हल्की रिकवरी के बावजूद लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 अंक टूटकर 24,033 पर आ गया। खास बात ये रही कि निफ्टी पूरे दिन 24,050 के नीचे दबाव में बना रहा। बैंकिंग शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली और निफ्टी बैंक 331 अंक गिरकर 54,547 पर बंद हुआ। यानी बाजार के बड़े और भरोसेमंद शेयरों में बिकवाली का असर पूरे मार्केट के मूड पर साफ दिखा। आज बाजार की गिरावट में सबसे बड़ा दबाव आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और भारती एयरटेल जैसे दिग्गज शेयरों से आया। जब इंडेक्स के बड़े वेटेज वाले शेयर कमजोर पड़ते हैं तो पूरा बाजार नीचे खिंच जाता है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि अगर सिर्फ बड़े शेयरों को देखें तो तस्वीर कमजोर लगती है, लेकिन अंदरूनी माहौल उतना खराब नहीं था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 105 अंक चढ़कर 60,265 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि निवेशक अब भी चुनिंदा मिड कैप शेयरों में मौके तलाश रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज ने मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर 6% से ज्यादा की तेजी दिखाई। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, औरोबिंदो फार्मा और वोकहार्ट जैसे शेयरों में भी शानदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे मिड कैप स्पेस में उत्साह बना रहा। सेक्टर की बात करें तो आज आईटी कंपनियों ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ा और जब बाकी सेक्टर दबाव में थे तब आईटी सेक्टर ने निवेशकों को कुछ राहत देने का काम किया। शेयर बाजार के साथ साथ करेंसी मार्केट में भी बड़ा दबाव देखने को मिला। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.43 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया, जो बताता है कि ग्लोबल अनिश्चितता और विदेशी दबाव अभी भी मजबूत बने हुए हैं। बाजार का कुल मूड पूरी तरह डर वाला भी नहीं था और पूरी तरह भरोसे वाला भी नहीं। एनएसई का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.1 रहा, यानी जितने शेयर बढ़े उतने ही गिरे। इससे साफ है कि निवेशक फिलहाल बहुत ज्यादा आक्रामक दांव लगाने से बच रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत जैसे बड़े राजनीतिक ट्रिगर के बावजूद बाजार में मजबूती टिक नहीं पाई। सोमवार को शुरुआती तेजी के बाद बाजार फिसल गया और मंगलवार को ग्लोबल दबाव ने पूरी तरह सेंटिमेंट खराब कर दिया। बाजार पर सबसे बड़ा दबाव महंगे कच्चे तेल का रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ने की वजह से ब्रेंट क्रूड करीब $113 प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि इससे महंगाई और कंपनियों की लागत दोनों बढ़ती हैं। विदेशी निवेशकों को लेकर भी बाजार में चिंता बनी हुई है। एक दिन की खरीदारी के बावजूद बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज अब भी भारतीय बाजार को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं, जिससे आगे भी उतार चढ़ाव और बिकवाली का खतरा बना रह सकता है। मूडीज रेटिंग्स ने भारत को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। एजेंसी के मुताबिक 2020 के बाद भारत सबसे मजबूत उभरती अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है और ग्लोबल झटकों से निपटने की क्षमता दूसरे देशों से बेहतर है। मूडीज का कहना है कि भारत के मजबूत फॉरेक्स रिजर्व, नियंत्रित महंगाई और भरोसेमंद मॉनेटरी पॉलिसी देश की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत पर कर्ज का बोझ अब भी ज्यादा है, इसलिए लगातार बड़े झटकों की स्थिति में सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर भी बाजार की नजरें लगातार बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री चीन दौरे पर जा रहे हैं, जहां ऊर्जा सप्लाई और क्षेत्रीय तनाव पर अहम बातचीत हो सकती है। चीन इस पूरे मामले में अहम खिलाड़ी माना जा रहा है, क्योंकि वो ईरान का बड़ा ऊर्जा साझेदार है। ऐसे में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात, कच्चे तेल की कीमतें और ग्लोबल मार्केट का मूड काफी हद तक इन कूटनीतिक बातचीतों पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर फिलहाल भारतीय बाजार पर घरेलू खबरों से ज्यादा असर ग्लोबल फैक्टर्स का दिख रहा है। जब तक कच्चा तेल, रुपया और विदेशी निवेशकों का रुख स्थिर नहीं होता, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव और दबाव बने रहने की संभावना रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे। बैंक का नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 5,225 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.95% और नेट एनपीए 0.29% पर आ गया, जो बैंक की बैलेंस शीट के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से होने वाली कमाई में हल्की कमजोरी दिखी और ये 3.5% घटकर 10,380 करोड़ रुपए रही। लेकिन प्रोविजन घटकर 424 करोड़ रुपए पर आने से बैंक को बड़ी राहत मिली, जिससे कुल मुनाफे को अच्छा सपोर्ट मिला।
आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर में 5 मई को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और शेयर अपर सर्किट में लॉक हो गया। सिर्फ एक महीने में स्टॉक करीब 100% चढ़ चुका है, जबकि एक साल में निवेशकों को 110% तक का रिटर्न मिल चुका है। कंपनी की इस तेजी के पीछे मजबूत तिमाही नतीजे सबसे बड़ी वजह रहे। Q4 वित्त वर्ष 26 में कंपनी घाटे से निकलकर करीब 60 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गई, जबकि रेवेन्यू में 594% की बड़ी छलांग देखने को मिली। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ना और रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी निवेशकों का भरोसा मजबूत होने का संकेत दे रहे हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने इस तिमाही शानदार ग्रोथ दिखाई। कंपनी का मुनाफा 29% बढ़कर 243 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू और ईबीडीआई में भी मजबूत बढ़त दर्ज हुई, जिससे कंपनी की अल्किल अमीन्स केमिकल्स की तिमाही नतीजों में मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला। कंपनी का मुनाफा हल्का घटकर 45.4 करोड़ रुपए रहा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि एबिटा और मार्जिन में सुधार दिखा, जिससे ऑपरेटिंग स्तर पर मजबूती बनी हुई नजर आई। रेमंड लिमिटेड के नतीजों में भी सुधार देखने को मिला। कंपनी का मुनाफा 71% से ज्यादा बढ़ा और एबिटा मार्जिन 12.6% तक पहुंच गया, जो बताता है कि कंपनी ने लागत नियंत्रण और ऑपरेटिंग प्रदर्शन दोनों मोर्चों पर बेहतर काम किया। मैरिको लिमिटेड ने चौथी तिमाही में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 391 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बाजार के अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा। वहीं आमदनी भी बढ़कर 3,333 करोड़ रुपए रही, जिससे कंपनी की बिक्री मजबूत बनी हुई दिखी। हालांकि ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी के मार्जिन पर दबाव नजर आया। एबिटा बढ़कर 521 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एबिटा मार्जिन घटकर 15.6% पर आ गया, जो बढ़ती लागत और खर्चों का असर दिखाता है। कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कंपनी की सब्सिडियरी को कैल्शियम ग्लूकोनेट दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है, जिससे अमेरिका जैसे बड़े और रेगुलेटेड मार्केट में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत हो सकती है। बायोकॉन में लीडरशिप ट्रांजिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कंपनी की फाउंडर किरण मजूमदार शाह ने अपनी भांजी क्लेयर मजूमदार को उत्तराधिकारी चुना है, जिसे कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 3,737 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो अनुमान से काफी ज्यादा रहा। वहीं आमदनी भी 39,544 करोड़ रुपए रही, जिससे साफ है कि ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट में कंपनी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। कंपनी का एबिटा 5,565 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार के अनुमान से बेहतर है। हालांकि एबिटा मार्जिन 14.1% रहा, जो अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन कुल प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 33 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। एसआरएफ लिमिटेड ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 10.6% की बढ़त के साथ 582 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी की आमदनी भी 7% बढ़कर 4,615 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिससे केमिकल और मल्टी बिजनेस सेगमेंट में स्थिर मांग का संकेत मिला है। यूको बैंक को जीएसटी विवाद में बड़ी राहत मिली है। अपीलिएट अथॉरिटी के फैसले के बाद बैंक की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लायबिलिटी में बड़ी कमी आई है, जिससे बैंक पर वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है। पूनावाला फिनकॉर्प ने चौथी तिमाही में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 309% की बड़ी बढ़त के साथ 255 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में ये तेज उछाल निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का चौथी तिमाही का मुनाफा 36.5% बढ़कर 798 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई में भी हल्की बढ़त दर्ज हुई, जिससे बैंक की कोर बैंकिंग कमाई स्थिर बनी हुई दिखी। केईसी इंटरनेशनल को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में 1002 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के लिए ये ऑर्डर बुक मजबूत होने और आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। लार्सन एंड टूब्रो के चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़कर 82,762 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन मुनाफा 3% घटकर 5,326 करोड़ रुपए रहा। हालांकि पिछले साल मिले एक बार के एक्सेप्शनल गेन को हटाकर देखें तो कंपनी का रिकरिंग प्रॉफिट करीब 5% बढ़ा है। कंपनी के एबिटा और मार्जिन बाजार के अनुमान से कमजोर रहे। एबिटा मार्जिन घटकर 10.4% पर आ गया, जो पिछले साल 11% था। इसके बावजूद L&T ने निवेशकों के लिए 38 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। L&T का ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 7.4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसमें 52% हिस्सेदारी इंटरनेशनल ऑर्डर्स की है। कंपनी अब अपने नए लक्ष्य 31 प्लान पर फोकस करेगी, जिसमें AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर बड़ा जोर रहेगा।
शॉपर स्टॉप चौथी तिमाही में 16 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई, जबकि कंपनी की आमदनी में 14% की बढ़त दर्ज हुई। बढ़ती लागत और कमजोर मार्जिन की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिला। हालांकि कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम फर्स्ट सिटीजन में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। ब्लैक कार्ड मेंबरशिप सालाना आधार पर 50% बढ़कर 1.34 लाख तक पहुंच गई, जबकि सिल्वर मेंबरशिप 16% बढ़कर 8 लाख हो गई, जो ग्राहक जुड़ाव मजबूत होने का संकेत है। आवास फाइनेंसियर्स ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 18% बढ़कर 182 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि लोन बुक और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में भी लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की एसेट क्वालिटी और मार्जिन्स दोनों में सुधार देखने को मिला, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। नतीजों के बाद शेयर में भी करीब 5% की तेजी देखने को मिली। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने चौथी तिमाही में शानदार वापसी करते हुए 5.27 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 434 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी घाटा हुआ था। एबिटडा भी घाटे से निकलकर 121 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिससे कंपनी की ऑपरेटिंग स्थिति में सुधार दिखा। कंपनी की AUM 12% बढ़कर 4,420 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले 8 तिमाहियों में पहली मजबूत ग्रोथ मानी जा रही है। साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी 99.7% रही और GNPA घटकर 3.78% पर आ गया, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी और रिकवरी दोनों में सुधार हो रहा है। HSBC को एक संदिग्ध फ्रॉड मामले की वजह से $400 मिलियन का बड़ा चार्ज बुक करना पड़ा है, जिसका असर बैंक के मुनाफे पर पड़ा है। बैंक के मुताबिक ये मामला एक ही क्लाइंट से जुड़ा है, जहां फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी की वजह से एसेट क्वालिटी खराब हुई और बैंक को अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा। इस घटना ने ग्लोबल क्रेडिट मार्केट, खासकर प्राइवेट क्रेडिट सेगमेंट में बढ़ते जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। HSBC का कहना है कि उसकी बैलेंस शीट और कैपिटल पोजीशन अब भी मजबूत है, लेकिन इस मामले ने अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स, ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रक्रियाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार 6 मई को 50 से ज्यादा कंपनियों की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जहां ज्यादातर कंपनियां अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेंगी। साथ ही 25 से ज्यादा कंपनियां डिविडेंड या दूसरे निवेशक संबंधित बड़े ऐलान भी कर सकती हैं, इसलिए इन स्टॉक्स में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर की ब्रिगेड एंटरप्राइजेज बोनस शेयर पर विचार कर सकती है। कंपनी अपनी बोर्ड बैठक में तिमाही नतीजों और फाइनल डिविडेंड पर भी फैसला कर सकती है, जिस वजह से स्टॉक पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। बजाज ऑटो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बिरला सॉफ्ट, कांसाई नेरोलैक पेंट्स और आदित्य बिरला रियल एस्टेट जैसी कई बड़ी कंपनियां डिविडेंड पर विचार करेंगी। वहीं पॉलीकैब इंडिया, KPIT टेक्नोलॉजीज, श्री सीमेंट और रेमंड लाइफस्टाइल के नतीजों और डिविडेंड अनाउंसमेंट की वजह से भी बाजार में एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, ग्रीव्स कॉटन, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, अरविंद फैशंस और ई-मुद्रा समेत कई कंपनियां भी बुधवार को तिमाही और ऑडिटेड रिजल्ट्स पेश करेंगी। इन कंपनियों के नतीजों और संभावित डिविडेंड अनाउंसमेंट पर बाजार की नजर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार ब्याज दर बढ़ाकर 4.35% कर दी है। बैंक का कहना है कि मिडिल ईस्ट तनाव, महंगे ईंधन और बढ़ती कमोडिटी कीमतों की वजह से महंगाई फिर तेज हो रही है। यही कारण है कि सेंट्रल बैंक अब भी सख्त रुख बनाए हुए है और आगे भी रेट बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। RBI ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर 2026 तक ब्याज दरें 4.7% तक पहुंच सकती हैं, जो 2011 के बाद सबसे ऊंचा स्तर होगा। साथ ही बैंक ने महंगाई का अनुमान बढ़ाया है और आर्थिक ग्रोथ का अनुमान घटाया है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और इसका असर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पर भी पड़ सकता है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA ने रुपए की कमजोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल ग्लोबल कैपिटल का बड़ा हिस्सा AI थीम की वजह से अमेरिका की तरफ जा रहा है, जिससे भारत समेत कई उभरते बाजारों पर दबाव बन रहा है। CEA का मानना है कि भारत की आर्थिक बुनियाद अब भी काफी मजबूत है और मौजूदा बाजार धारणा पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ, डिमांड और मैक्रो स्टेबिलिटी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में जब ग्लोबल फंड फ्लो का रुख बदलेगा, तब भारत को दोबारा मजबूत विदेशी निवेश और बाजार में बेहतर तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और एडवांस्ड बैटरी कंपोनेंट समेत 40 अहम मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर्स को फास्ट ट्रैक FDI अप्रूवल लिस्ट में शामिल किया है। इसका मकसद रणनीतिक सेक्टरों में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ावा देना है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे भारत से जमीन सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले FDI प्रस्ताव अब 60 दिनों के भीतर प्रोसेस किए जाएंगे। सरकार ने मार्च में लिए गए फैसले के बाद इसके लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP लागू किया है।
सरकार ने ये भी साफ किया है कि इन सेक्टरों में विदेशी निवेश आने के बावजूद कंपनी का कंट्रोल भारतीय नागरिकों या इंडियन ओन्ड एंटिटीज के पास ही रहना चाहिए, यानी संवेदनशील सेक्टरों में मालिकाना हक और रणनीतिक नियंत्रण भारत अपने पास बनाए रखना चाहता है। नए एसओपी के तहत रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर नियम भी सख्त किए गए हैं। कंपनियों को निवेश से पहले शेयर होल्डिंग, बेनिफिशियल ओनरशिप, बोर्ड स्ट्रक्चर और कंट्रोल राइट्स जैसी पूरी जानकारी डीपीआईआईटी और आरबीआई को देनी होगी ताकि विदेशी निवेश की बेहतर निगरानी की जा सके। अमेरिका की बाहर मौजूद बैंकों में रखा गया डॉलर यानी ऑफशोर यूएस डॉलर डिपॉजिट अब बढ़कर 14.5 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल 2000 में ये आंकड़ा करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर था, यानी पिछले 2 दशकों में इसमें करीब 220% की बड़ी बढ़त देखने को मिली है। दुनिया में डी डॉलराइजेशन की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं। यूरो की ऑफशोर होल्डिंग सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि डॉलर अब भी ग्लोबल ट्रेड, बॉन्ड मार्केट और सुरक्षित निवेश के मामले में सबसे मजबूत करेंसी बना हुआ है। डॉलर की ताकत के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल और यूएस बॉन्ड मार्केट पर भरोसा है। दुनिया में जब भी कोई संकट आता है, निवेशक सबसे पहले डॉलर को सेफ हेवन मानकर उस एनएससी ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 19% की बढ़त के साथ 2,871 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से एक्सचेंज की कमाई मजबूत रही और कंपनी ने निवेशकों के लिए 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। एनएससी ने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 26 में उसका कुल टैक्स योगदान 59,186 करोड़ रुपए रहा। इससे साफ है कि बढ़ती ट्रेडिंग एक्टिविटी और निवेशकों की भागीदारी का फायदा एक्सचेंज के बिजनेस और सरकारी राजस्व दोनों को मिला है। पीएनसी इंफ्राटेक ने आगरा बाईपास प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद में एनएचएआई की 235 करोड़ रुपए की सेटलमेंट ऑफर स्वीकार कर ली है, जिससे लंबे समय से चल रहे कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट के समाधान का रास्ता साफ हुआ है। बाजार ने भी इस खबर को सकारात्मक रूप में लिया और शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में निवेशकों को ज्यादा सुविधा देने के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है। रेगुलेटर अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अर्ली पे इन यानी ईपीआई सुविधा लागू करना चाहता है, जिससे निवेशक पहले से सर्टिफाइड गुड्स जमा करके मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर सकेंगे। ईपीआई सुविधा का फायदा ये होगा कि निवेशकों पर अतिरिक्त मार्जिन का दबाव कम होगा, शॉर्ट डिलीवरी पेनल्टी से बचाव मिलेगा और सेटलमेंट प्रोसेस ज्यादा आसान हो सकेगी। हालांकि मार्क टू मार्जिन यानी एमटीएम मार्जिन पहले की तरह जारी रहेगा। सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स यानी ओबीपीपीएस को आईएफएससीए रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को गिफ्ट आईएफएससी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स तक ज्यादा आसान पहुंच मिल सकती है, जबकि निवेश फेमा और एलआरएस नियमों के तहत ही